हमारी आज की कहानी की शुरुआत बेन और इसके डैड पैट्रिक से होती है, जो एक खास तरह के कोड के पीछे छुपे सच का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। ये कोड एक खजाने तक पहुंचने का राज वो इन्हें फटे हुए डायरी के एक टुकड़े से मिला। इस वजह से बेन के दोस्त राइली ने कहा कि ये कोड पूरा तो नहीं मिलेगा, एक दो वर्ड्स निकल पाएंगे। लेकिन बेन और इसके डैड ने ध्यान से सोचा तो इन्हें समझ आया कि इस क्लू में लिखा है लिबर्टी लेडी, इसका फ्रेंच जबान में मतलब कुछ स्टैचू ऑफ लिबर्टी जैसा होगा। अब दुनिया में 3 स्टैचू ऑफ लिबर्टी हैं, लेकिन जब क्लू फ्रेंच जबान में है तो सबसे पहले वो पेरिस वाले स्टैचू को देखने पहुंचे। राइली ने ड्रोन की मदद से स्टैचू ऑफ लिबर्टी की जांच की, लेकिन तभी 2 पुलिस वाले इनसे पूछताछ करने पहुंचे। बेन ने इनका ध्यान भटकाया और रैली को स्टैचू ऑफ लिबर्टी पर कुछ लिखा हुआ मिला। इसने जल्दी से फोटो खींच ली, फिर इन पुलिस वालों से इसे ट्रांसलेट करने को कहा। इन लाइनों में इन्हें इंग्लैंड की मलका के खास टेबल के बारे में पता चला, जो सिर्फ दुनिया में 2 ही हैं। इनमें से एक तो इंग्लैंड में है, लेकिन दूसरा मलका ने अमेरिका को तोहफे में दे दिया था, जो व्हाइट हाउस में मौजूद है। लेकिन आखिर ये डायरी का फटा हुआ टुकड़ा आया कहां से और इन्हें कैसे मिला, हमें ये बताने के लिए कहानी पीछे चली जाती है। बात है साल 1865 की। इस वक्त अमेरिका में सिविल वॉर खत्म हुए सिर्फ 5 दिन गुजरे थे। एक दिन जॉन और साइलस नाम के 2 आदमी थॉमस गेट के पास आए। थॉमस गेट मुश्किल से मुश्किल पहेली को सुलझाने में माहिर था। जॉन की डायरी में कोड लिखा था। वो चाहता था कि थॉमस इस कोड की सच्चाई पता लगाए। इस कोड के नीचे से सुलझाने के एक सुराग भी लिखा था, वो कर्ज जो हर इंसान चुकाता है। इतने में साइलस ने जॉन से कहा कि तुम अपना जरूरी काम पूरा कर लो, तब तक मैं यहीं पे इंतजार करता हूँ, हो सकता है थॉमस कोड का पता लगा ले। जॉन ने साइलस की बात मान ली और करीबी थिएटर बिल्डिंग में गया। वहाँ पर वो प्रेसिडेंट इब्राहिम लिंकन को मारने जा रहा था। गोली चलने की खबर से सभी लोग चौकन्ना हो गए और थॉमस को भी पता चल गया कि जो आदमी इसके सामने था वो एक खुफिया तंजीम का बंदा है। थॉमस को अब तक ये भी पता चल चुका था कि डायरी का कोड एक खजाने तक पहुंचने का रास्ता है, एक मैप है। वो नहीं चाहता था कि ये खजाना गलत हाथों में पड़े, इसलिए थॉमस ने डायरी का वो पन्ना ही फाड़ दिया और इसे जलाने के लिए फेंक दिया। लेकिन साइलस को पता चल गया। इसने जल्दी से इस कागज को जलने से पहले बचा लिया और थॉमस को भी मार दिया। इस बात को काफी साल बीत चुके हैं। अब थॉमस का परपोता काफी सारे लोगों के सामने अपने परदादा की कहानी सुना रहा था, ताकि इन्हें एक महबूब वतन शहीद की तरह याद किया जाए। लेकिन वहाँ बैठे एक आदमी ने बेन की कहानी को झूठा बताया और कहा कि थॉमस ने ही साइलस और जॉन को अपने पास बुलाया था, ताकि वो सदर के कत्ल का मंसूबा बना सके। और सबूत के तौर पर इस आदमी ने जला हुआ कागज का टुकड़ा भी दिखाया। बेन ये कहानी सुनकर परेशान हो गया। इसने इस आदमी से कहा कि मुझे इस कागज की जांच करवानी है पूरी। दरअसल मैच नाम का ये आदमी साइलस का पड़पोता है। जांच पूरी होने के बाद साबित हो गया कि ये कागज इसी डायरी का टुकड़ा है। बेन को अभी भी यकीन नहीं था कि इसके परदादा ने प्रेसिडेंट को मारने की कोशिश की थी, इसलिए इस टुकड़े की और अच्छे से जांच करना चाहता था। बेन और इसके डैड पैट्रिक अब इस बात से काफी परेशान थे, लेकिन मैच के पास जो सबूत है इसे जुटलाया तो नहीं जा सकता। लेकिन ये कहानी गेट्स फैमिली का नाम बदनाम कर सकती थी, इसलिए बेन ने कसम खाई कि वो ये साबित करके रहेगा कि इस डायरी में लिखा हुआ कोड एक खजाने को ढूंढने का रास्ता था, प्रेसिडेंट को मारने का कोई प्लान नहीं। वक्त जाया किए बगैर बेन अपने दोस्त राइली से मिला, जिसने अब किताबें लिखना शुरू कर दी थी। लेकिन इसकी किताब कोई खास बिक नहीं रही थी। इसकी फरारी को भी सरकार ने जब्त कर दिया था, क्योंकि इसके पास अपना टैक्स भरने तक के पैसे नहीं बचे थे। बेन ने अपने घर का सिक्योरिटी कोड पता लगाने के लिए राइली की मदद मांगी, क्योंकि बेन की गर्लफ्रेंड एपी ने इससे ब्रेकअप कर लिया था, जिसके बाद एपी ने बेन को घर से निकाल कर इस घर का कोड बदल दिया था। बेन ने मौका देखकर एपी का कार्ड भी चुरा लिया था, जो म्यूजियम में एक बड़ी अच्छी पोजीशन पर थी, जिसकी मदद से वो माजी का मुकम्मल कार्ड देखना चाहता था। लेकिन इससे पहले बेन अपना काम खत्म करके बाहर निकल पाता, एपी ने इसको पकड़ लिया। पकड़े जाने पर बेन ने एपी को अपनी सारी परेशानी बताई। इसने कहा कि वो इस डायरी के पुराने टुकड़े की एक बार जांच करना चाहता है। एपी इससे गुस्सा तो थी, लेकिन फिर भी वो बेन की मदद करने के लिए मान गई, क्योंकि बेन ने कहा था कि इसके बदले में तुम्हें जो चाहिए तुम मांग लेना। जांच करते हुए पहले तो इन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन फिर एपी ने देखा कि इस कागज के पीछे किसी तरह का कोड लिखा है। एपी ने बताया कि कल इस टुकड़े को पूरी दुनिया के सामने पेश किया जाएगा और बेन के परदादा को इब्राहिम लिंकन के खून की साजिश में हिस्सेदार भी मानना जाएगा। एपी की ये बात अगले दिन सच भी साबित हो गई, जब मैच ने मीडिया में ये खबर छुपवा दी कि थॉमस गेट ही इब्राहिम लिंकन के कत्ल का मास्टरमाइंड था। ये खबर FBI तक पहुंची तो पीटर, जो कि बेन का दोस्त है, इस बात पर भरोसा नहीं कर पाया। इसे लगा कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ये मैच बगैर वजह के गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहा है। बड़ी जांच पड़ताल के बाद पता चला कि मैच पुरानी चीजों को खरीदता बेचता है। ये पता लगने पर तो पीटर को और धचका लगा और वो सोचने लगा कि फिर इसने कागज क्यों नहीं बेचा, ऐसे ही म्यूजियम को डोनेट क्यों कर दिया, जबकि इस कागज के अच्छे खासे पैसे मिल सकते थे। पीटर समझ गया कि ये मैच की जरूर कोई चाल है और वो किसी बहुत ही ज्यादा कीमती चीज के पीछे। अब कहानी वहीं पहुंच गई जहां से शुरू हुई थी। बेन ने इस कोड के पीछे का पता लगाकर पेरिस पहुंचा और फिर स्टैचू ऑफ लिबर्टी से इसे मलका के अनोखे टेबल का पता चला, जिसके बाद राइली के साथ जल्दी से लंदन पहुंचा। दूसरे बेन के डैड पर हमला हो गया, जिसके पीछे मैच और इसके आदमियों का हाथ था। मैच ने मौका देकर बेन के डैड के फोन का एक क्लोन बना दिया, ताकि इसे सब कुछ पता लगता रहे जो इन्फॉर्मेशन बेन अपने डैड को दे। इधर बेन और राइली चुपचाप मलका के ऑफिस में घुसकर इस अनोखी टेबल के बारे में इन्फॉर्मेशन पाना चाहते थे। राइली एक जबरदस्त हैकर, इसने काफी जल्दी CCTV कैमरेज को हैक कर लिया और इसकी मदद से बेन को रास्ता बताने लगा। बेन अपना काम कर ही रहा था कि तभी इसे अचानक से एपी भी मिल गई और वो बेन की इस मिशन में मदद करना चाहती थी। लेकिन बेन इसकी मदद देने के बजाय वहाँ जोर जोर से शोर करने लगा। पहले तो एपी ये समझ नहीं पाई। बेन ने अपनी गर्दन और कॉलर पर थोड़ी शराब भी लगा ली, ताकि गाड़ी से शोर मचाने के जुर्म में अरेस्ट कर ले। और वहाँ भी कुछ ऐसा। गार्ड बेन और एपी को पकड़कर नीचे वाले लॉकअप में ले गए। बेन का इशारा मिलते ही रैली ने इस कमरे का दरवाजा खोल दिया। अब दोनों एक साथ मिलकर मलका का ऑफिस ढूंढने निकल पड़े। दोनों ने छुपते छुपाते किसी तरह मलका ऑफिस ढूंढ निकाला। रैली दोनों को बाहर CCTV कैमरेज की मदद से गाइड कर रहा था। आखिर इन दोनों को ऑफिस मिल ही गया। इन्हें वहाँ वो अनोखा टेबल भी मिल गया, जिस पर एक खुफिया कोड लिखा था। जैसे बेन ने इस कोड की पहेली को सुलझाया तो समझ गया ये कोई नॉर्मल टेबल नहीं है, ये एक तरह की तिजोरी है, जिसे खोलने के बाद इसे एक लकड़ी का टुकड़ा मिला, जिस पर बहुत से निशानात बने हुए थे। बेन समझ गया कि इसमें जरूर कोई पहेली छुपी है। बेन ने ये लकड़ी का टुकड़ा उठा लिया।
इसी वक्त सिक्योरिटी ऑफिसर ने देखा कि बैन और एपी वहाँ से गायब हैं। बाकी ऑफिसर भी इनकी मदद को पहुंच गए और इनको ढूंढने लगे। रॉयल ने ये सब देख लिया और गार्ड का ध्यान भटकाने के लिए झूठा अलार्म बजा दिया ताकि वो दोनों आसानी से भाग सके। महल से निकलकर एपी, बैन और एली ने इस पहेली को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन कुछ पल्ले ना पड़ा। इसी वक्त मैच के आदमी भी इसका पीछा कर रहे थे। पता चलते तीनों वहाँ से भाग निकले। साथ ही मैच और इसके आदमी इसका पीछा करने लगे। इसी भागदौड़ के दौरान जब गाड़ी में बैन स्पीड कैमरे के पास पहुंचने वाला था तो इसने लकड़ी के टुकड़े को अपने मुंह के पास रख लिया और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी ताकि फोटो आ जाए, क्योंकि इसके फोन का कैमरा खराब था। साथ ही रैली ने कैमरा सिस्टम को हैक करके वो फोटो निकाली और इसके बाद बैन ने लकड़ी का टुकड़ा पानी में फेंक दिया ताकि मैच और इसके आदमी इसका पीछा छोड़ दे। जल्दी बैन अपने डैड के घर गया ताकि वो इस फोटो के इस्तेमाल से लकड़ी पर जो निशान बने हैं इनका मतलब जान सके, लेकिन वो भी इसे ट्रांसलेट नहीं कर पाया। लेकिन इसको ये पता था कि ये काम कौन कर सकता है, तुम्हारी माँ। तो अपनी माँ के पास लेकर जाए इसे, वहीं पता लगाएगी इसके पीछे का राज। बैन अपनी माँ एमिली के पास जाने को तैयार हो गया, पर वो चाहता था इसका डैड भी इसके साथ चले, लेकिन पैट्रिक ने कहा कि मैं इससे 30 साल से नहीं मिला। लेकिन आखिरकार बैन ने पैट्रिक को मना ही लिया। अगले दिन वो दोनों एमिली से मिले जो कि यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी। पहले तो पैट्रिक को देखकर एमिली का मूड खराब हो गया, लेकिन फिर अपने बेटे को देखकर थोड़ी सी खुशी और खुशी से इस पहेली को सुलझाने में बैन की मदद की। लेकिन इस टुकड़े में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी। बैन समझ गया कि इसे दूसरे टेबल को ढूंढना होगा जो कि व्हाइट हाउस में रखा गया है। अगले इसमें बैन और रैली व्हाइट हाउस पहुंच गए। यहाँ किसी चीज का सेलिब्रेशन चल रहा था और एपी भी इसमें मेहमान थी। वो व्हाइट हाउस के किसी खास बंदे की दोस्त थी जो इसे पसंद भी करता था। इसका नाम था कॉर्नर। शुरू में तो कॉर्नर थोड़ा हिचकिचाता है। एपी ने कहा कि हम बस प्रेसिडेंट का ऑफिस देखना चाहते हैं, प्लीज एक बार दिखा दो। एपी की मोहब्बत बड़ी ख्वाहिश को वो मना ना कर पाया और इसे ऐसा करना ही पड़ा है। साथ ही इसने दोनों को थोड़ा चुकन्ना रहने की सलाह दी, क्योंकि प्रेसिडेंट के ऑफिस में ऐसे ही किसी को आने की इजाजत नहीं थी। लेकिन जैसे बैन को वो टेबल दिखाई दिया तो इसने एपी को इशारा किया, जिसके बाद एपी ने अपना एक झुमका खो जाने का बहाना किया और कॉर्नर को इसे ढूंढने के लिए मदद मांगी। कॉर्नर से कहा कि मेरी मदद करो इसे ढूंढने में। बैन टेबल के पास जाकर पहली सुलझाने लगा, लेकिन जब इसने पूरी गुच्छी सुलझा भी ली तो देखा कि वहां पर तो वो लकड़ी का टुकड़ा है ही नहीं। इसे पहले ही किसी ने निकाल लिया था। मायूस होकर एपी और मैन व्हाइट हाउस से बाहर आ गए और एली को बताया कि लकड़ी का टुकड़ा वहां है ही नहीं। अब वो लोग सोच में पड़ गए कि आखिर वो लकड़ी का टुकड़ा हमें मिलेगा कैसे। रैली को याद है कि प्रेसिडेंट्स को तो पता होगा इस बारे में। बैन ने भी दिमाग लगाया कि बहुत सारे प्रेसिडेंट्स इस टेबल का इस्तेमाल करते रहे हैं, टुकड़ा गुम नहीं हो सकता, जरूर किसी ना किसी प्रेसिडेंट का ही काम होगा। और इस सब के बारे में इस खुफिया किताब में जरूर लिखा होगा जो हर एक पुराना प्रेसिडेंट अपने नए प्रेसिडेंट को देता है। अब प्रेसिडेंट से मिलने का कोई जुगाड़ तो इनके पास था नहीं, लेकिन तभी बैन के मन में ख्याल आया कि प्रेसिडेंट को किडनैप ही कर लेता हूँ। अगले दिन रैली और पैट्रिक मिलकर वाशिंगटन के सारे होटल बुक कर लेते हैं ताकि प्रेसिडेंट अपनी सालगिरह के लिए सिर्फ बर्मन होटल बुक करे। इसी शाम बैन प्रेसिडेंट से मिला। वो प्रेसिडेंट को पहले से जानता था, क्योंकि बैन गेट्स फैमिली का चश्मा चिराग था और ये भी जानता था कि प्रेसिडेंट जॉर्ज वाशिंगटन को काफी मानता है। इसलिए बैन ने जॉर्ज वाशिंगटन का बनाया हुआ कि मैं प्रेसिडेंट को दिखाया, जिसके अंदर एक खुफिया टनल दिखाई गई थी। बैन ने बताया कि ये टनल यहाँ से पास ही है और जो जोश में प्रेसिडेंट भी इसके साथ टनल देखने चल पड़ा। तब बैन और प्रेसिडेंट एक साथ इस टनल की तरफ गए। प्रेसिडेंट ने गार्ड को बाहर ही रुकने का ऑर्डर दिया क्योंकि वो आराम से घूमना चाहता था। बैन ने बिना किसी रुकावट के प्रेसिडेंट और अपने आप को वहां बंद कर लिया। अब इसने बिना वक्त गए प्रेसिडेंट से इस किताब के बारे में पूछा। पहले तो प्रेसिडेंट ने ये राज खोलने से मना कर दिया, लेकिन जब प्रेसिडेंट ने देखा ये बैन के लिए कितना मायने रखता है तो वो मान गया। आखिरकार प्रेसिडेंट ने बैन को बता दिया ये किताब एक खास लाइब्रेरी के खास सेक्शन में रखी हुई है। प्रेसिडेंट ने इसे बुक नंबर भी बताया जो इस किताब को ढूंढने का खुफिया कोड है। इसकी इस बातचीत के बाद वो दोनों बाहर निकले। प्रेसिडेंट ने बैन से कहा अगर तुम इस किताब को निकालते हुए पकड़े गए तो मैं पब्लिक में तुमको बचाऊंगा नहीं, इसलिए तो बेहतर यही है कि पकड़े मत जाना। इसके बाद बैन, एपी और एली इस लाइब्रेरी में पहुंचे। क्योंकि एपी यहाँ पे काम करती थी, इसे यहाँ का चपा चपा पता था। वो सीधे प्रेसिडेंट की बताई हुई जगह पर पहुंच गए जहाँ वो किताब इन्हें मिलेगी, लेकिन वहाँ पर किताब थी ही नहीं। इनको लगा कि शायद किसी ने लाइब्रेरी से किताब पढ़ने के लिए ली होगी। इतने में बैन को शेल्फ के पीछे कोड भरने की जगह मिली और जैसे इसने वहाँ किताब का कोड डाला तभी अंदर से वो किताब निकल आई। बैन ने किताब के अंदर इस खास टेबल वाला सेक्शन खोला और वहाँ इन्हें इस लकड़ी के फटे की फोटो मिल गई, जिसकी बैन ने अपने कैमरे से फोटो खींच ली। क्लू मिलते ही वो तीनों वहाँ से जल्दी से निकलने लगे क्योंकि एफबीआर बैन को ढूंढ रही थी। बैन ने मशवरा दिया कि सबको अलग अलग निकलना होगा। बाहर निकलते हुए एपी पर पुलिस को शक हुआ, लेकिन वो किसी तरह बाहर निकले और जल्दी बैन भी बाहर आ गया। तभी मैच को भी पता चल गया कि बैन को क्लू मिल गया है क्योंकि इसने पैट्रिक के फोन को क्लोन किया हुआ था। तो जैसे ही बैन ने अपने डैड को वो फोटो भेजी वो मैच के पास भी चली गई। मैं जानता था कि एमिली इस कोड को डिकोड कर सकती है, तो जल्दी से इसके पास पहुंच। शुरुआत में तो इसने मदद करने से मना कर दिया, लेकिन फिर मैच ने इसे बंदूक दिखाकर धमकाया कि तुझे और तेरे शोहर को दोनों को मार दूंगा। थोड़ी देर बाद पैट्रिक इस पहेली को तेरे पास सुलझाने को आएगा, इसे गलत सुराग देना होगा। जब पैट्रिक एमिली के पास आया तो इसने वही किया जो मैच चाहता था, लेकिन एमिली को अपने बेटे पर भरोसा था कि वो खुद ब खुद इस कोड को डिकोड कर लेगा। अगले दिन मैच एमिली को माउंट रश मोर ले गया क्योंकि इस लकड़ी के टुकड़े के हिसाब से खजाना वहीं कहीं है, लेकिन बैन और इसके दोस्त पहले वहां पहुंच चुके थे क्योंकि बैन ने खुद इस पहेली का पता लगा लिया था। जैसे ही मैच और बैन एक दूसरे को देखते हैं तो मैच ने एमिली को जान से मारने की धमकी दी, जिस पर बैन ने कहा कि पुलिस मेरा पीछा कर रही है, अगर पुलिस यहाँ आ गई तो मेरे साथ तुझे भी अरेस्ट कर लेगी। बैन ने कहा अभी आखिरी पहेली बाकी है और तुम बिना मेरी मदद की से ढूंढ नहीं पाओगे। ये बात मैच भी जानता था। वो बैन के साथ खजाने को ढूंढने के लिए मजबूर हो गया। कुछ ही देर बाद ये लोग एक पथरीले इलाके में पहुंचे। अगली पहेली कुछ ऐसी थी कि जब बिन मौसम बरसात होगी तो परिंदा तुम्हें रास्ता दिखाएगा। बैन इस पहेली की सच्चाई कुछ हद तक समझ गया और इसने सबको कहा कि इन पत्थरों पर पानी डालो। अगला क्लू यहीं कहीं पे छुपा हुआ है। पानी डालने पर एक पत्थर के ऊपर एक परिंदे का निशान बन गया। वो परिंदा जिस तरफ इशारा कर रहा था वहाँ पत्थरों के बीच में थोड़ी सी जगह थी। बैन ने जैसे इस पत्थर में हाथ डालकर इधर उधर घुमाया तो अचानक दूसरी तरफ पहाड़ों के बीच में एक छोटा सा रास्ता बन गया। सभी
सभी लोग जल्द ही वहां अंदर पहुंच गए। के अंदर जाने के कुछ पल बाद ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वो सभी अंदर फंस चुके थे। सबने बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश की, लेकिन रास्ता किसी को नहीं मिला। अचानक इनके नीचे का फर्श भी हिलने लगा। बैन, रैली, एपी और मैच निकल कर नीचे गिर गए। वहीं बैन के माँ बाप ऊपर ही रह गए। अब वो लोग अलग होकर बाहर का रास्ता ढूंढ रहे थे कि तभी एपी को पास में एक सीढ़ी दिखी। बैन सबसे पहले इस पर चढ़ना चाहता था, लेकिन सीढ़ी इसी फिसलने वाले फर्श पर थी। बैन इन सबको इस तरह खड़े रहने को कहा जिससे सीढ़ी फिसल ना सके। फैसला हो कि मैच पहले ऊपर जाएगा। मैच को ऊपर चढ़कर तीनों की मदद करनी थी, लेकिन मैच मदद करने के लिए आया ही नहीं। इसके बाद जैसे ही एपी ऊपर चढ़ने लगी, तभी अचानक वो लकड़ी का फर्श टूट गया और रैली भी एपी के पीछे जल्दी से सीढ़ी पर चढ़ गया, लेकिन बैन फर्श पर ही रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे बैन का खेल खत्म, लेकिन ऐन वक्त पर मैच ने इनकी मदद किया। अब इन चारों को एक कमरा मिला जहां पर पानी जमा हो रहा था। बड़ा ढूंढने पर पता चला कि अगला क्लू पानी के अंदर ही है। इस सुराख को पाने के लिए इन्हें पानी को सबसे पहले रोकना होगा। अब इस आखिरी पहेली को सुलझाते हुए जब वो लोग आगे बढ़े तो आखिरकार इन्हें वो मिला जिसकी इन्हें तलाश थी, एक पूरा सोने से बना हुआ अंडरग्राउंड शहर। इस वक्त बैन के माँ बाप भी वहां पहुंच गए। इस खजाने की यहाँ मिलने से साबित हो गया कि थॉमस गेट यानी बैन के परदादा की कहानी सच ही थी और उन्होंने इब्राहिम लिंकन को मारने की कोशिश नहीं की थी। मैच ने कबूल किया कि यही इसका प्लान था। वो जानता था कि वो खजाने तक बैन की मदद के बिना नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए मैच ने बैन के परदादा का नाम मट्टी में मिलाने का फैसला किया ताकि बैन इस खजाने को ढूंढने के पीछे लग जाए। खैर, इनकी खुशी ज्यादा देर तक टिकी नहीं। इसी जगह पर पानी लीक होने लगा। अगर वो जल्द से जल्द यहाँ से नहीं निकले तो फंस कर यहीं मर जाएंगे। इतने में पैट्रिक और एमी भी वहां पहुंच गई। पैट्रिक ने सबको बताया कि पानी नीचे की तरफ बह रहा है, मतलब जहाँ से पानी आ रहा है वहीं से बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा। लेकिन जैसे ही वो सब बाहर की तरफ बढ़े, पानी का बहाव और तेज हो गया। अब बाहर निकलने का रास्ता भी कुछ इस तरह से बना था कि जैसे ही वो ट्रिगर छोड़कर आगे बढ़ते अचानक दरवाजा बंद हो जाता, यानी किसी एक को वहां रुककर दरवाजा खोले रखना था। अब सवाल यह था कि कौन वहां रुकेगा। इस पर मैच ने कहा, अगर तुम वादा करो कि मेरी फैमिली का नाम लिया जाएगा कि उन्होंने भी खजाना ढूंढने में मदद की थी, तो मैं ये कुर्बानी देने को तैयार हूँ। मैच ने कहा कि तारीख में मेरे खानदान का नाम इब्राहिम लिंकन को मारने के लिए बदनाम है, इसलिए वो चाहता है कि सोने के शहर की खोज में इसके खानदान का नाम भी आ जाए। बैन ने वादा किया कि ऐसा ही होगा और पूरा खानदान और दोस्तों के साथ बाहर निकल आया। बैन ने पुलिस को बताया कि इसे एक बहुत बड़ा खजाना मिला है, लेकिन बैन को प्रेसिडेंट को थोड़ी देर के लिए किडनैप करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद बैन को प्रेसिडेंट के पास ले जाया गया, लेकिन प्रेसिडेंट ने झूठ बोलते हुए कहा कि बैन ने तो किडनैपर से मेरी जान बचाई थी। इस तरह बैन जेल जाने से बच गया और साथ ही इसे एक अवार्ड से नवाजा भी गया। इसने अपने परदादा का नाम खराब होने से बचा लिया। अब एपी और बैन के बीच में भी सुलह हो गई थी, क्योंकि एपी जानती थी कि बैन इसे बहुत अच्छे से समझता है। जब यह खबर निकली कि राइली का एक खजाना ढूंढने में हाथ है, इसकी किताब धड़ाधड़ बिकने लगी। साथ ही इसकी फरारी भी इसे वापस दे देगी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।